अरे क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो गई? सुनो सुनो, सभी इधर सुनो। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तुम सबसे ये पूछ रही थी कि क्या तुम सबको पता है कि ये हमारा स्कूल किसने बनाया? तब तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा, क्या तुम सब ये जानते हो कि ये बिल्डिंग्स किसने बनाई? हाँ याद आया, मजदूरों ने बनाई। रुक जाओ भाई, सब शांत हो जाओ। तुम सब ये जानते हो कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट जो पूरे विश्व को स्टील देता है, उसे किसने बनाया? हाँ यार, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो चलो चलते हैं और पूछते हैं टीचर से और जानते हैं हमारे भिलाई के इतिहास के बारे में। हमारी भिलाई स्टील प्लांट जो पूरे विश्व में स्टील देती है, वो किसने बनाई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आज तक हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन किसी ने भी भिलाई के इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। वेरी गुड बेटा। पता है, पहले कभी हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार तो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन के मामले में समृद्ध राज्य रहा है। अंग्रेजी राज में 1887 तक तो यहाँ दिल्ली राजरा से लेकर रावघाट और बैराडेरा तक के लौह अयस्क के भंडारों की निशानदेही कर ली गई थी। लेकिन हमारा भिलाई तो 1955 से आया अस्तित्व में। तब 10 लाख टन सालाना हॉट मेटल उत्पादन से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, जो अब शानदार 67 इयर्स बीतने के साथ 70 लाख टन उत्पादन क्षमता की ओर अग्रसर है। जितना सुनहरा इसका अतीत रहा है, उतना ही शानदार भविष्य गढ़ना अब आप नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। चल, तो हमें अभी जॉब मिलेगी क्या? अरे तुझे बड़ी जल्दी है जॉब करने की। अभी पढ़ाई लिखाई तो कर लो, जॉब तो फिर भी बात की बात है। यस सर। वो देश की आजादी के बाद का दौर था, जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी। इस आधुनिक भारत का तीर्थ बना हमारा भिलाई। तब राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ समूचे भारत के इंजीनियर और कुशल अकुशल मजदूर उमड़ पड़े इस गौरव में शामिल होने। देश की चारों दिशाओं से आने वाले तमाम युवाओं ने तब भिलाई का रुख किया। आइए जानते हैं इनमें से कुछ युवाओं की जुबानी कि कैसा था तब का हमारा भिलाई। स्टील प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ बहुत से गांव खाली हो रहे थे और भिलाई हाउस से हम एक लॉरी में बैठकर प्रोजेक्ट एरिया जाते थे। तब हमारे बॉस जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता खुशी खुशी हमें बताते कि यहाँ पहली ब्लास्ट फर्नेस बनेगी, यहाँ पहली कोक ओवन बैटरी लगेगी। तब सेक्टर 1 के कुछ मकान बन चुके थे। भिलाई के बाद मेरा ट्रांसफर राउरकेला हुआ, जहाँ मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर का दायित्व निभाकर रिटायरमेंट लिया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज आहूजा। मैं सुदूर पंजाब का बाशिंदा आप पहुंचा सेंट्रल इंडिया के भिलाई में। मैंने अपने भिलाई को शून्य से सफ़र करते देखा है। मुझे याद आ रहा है वो 12 मई 1956 की चुभती गर्मी की रात थी। दुर्ग रेलवे स्टेशन के सिंगल ट्रैक पटरी पर कोयले इंजन वाली मेरी ट्रेन रुकी। तब वो स्टेशन ही क्या, महज एक झोपड़ी ही थी जहाँ रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। वहीं भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव SC छाया मिले। उनके साथ ड्राइवर नायर जीप नंबर NPR 5666 लेकर पहुंचे थे। रात के 2 बज रहे थे। छाया मुझे लेकर भिलाई हाउस पहुंचे। मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन वहाँ खाने के नाम पर सिर्फ कॉफ़ी और कटलेट से ही काम चलाना पड़ा। और इसके बाद मेरा करियर परवान चढ़ता रहा। मुझे जनरल सुपरिटेंडेंट और जनरल मैनेजर की जवाबदारी भी मिली और हमारा भिलाई लगातार तरक्की करता रहा। आई एम हिमय कुमार मित्र। आज आपको कहूँ कि किस्मत की रेलगाड़ी मुझे भिलाई ले आई तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। 1955 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में डिग्री लेने के बाद कोचीन के इंडियन एल्यूमिनियम प्लांट में जॉब कर रहा था। इसी दौरान 1956 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में शुरू हो रहे स्टील प्लांट में ग्रेजुएट इंजीनियरों की वैकेंसी को लेकर अखबारों में UPSC का एडवर्टीजमेंट आया। मैंने भी अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो मैंने कोचीन से GT एक्सप्रेस पकड़ ली। तब ये ट्रेन मद्रास से नागपुर होते हुए नई दिल्ली जाती थी,
लेकिन उस रोज इस रूट पर कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी ट्रेन रायपुर होते हुए नागपुर से दिल्ली जाएगी। तब दिन के कोई 2 या 2:30 बज रहे होंगे। मेरी ट्रेन भिलाई नाम के स्टेशन में काफी देर रुकी रही। इसे आजकल आप लोग भिलाई 3 के नाम से जानते हैं। मैंने ट्रेन से उतरकर देखा तो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। हिंदुस्तानी और रशियन कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण कार्य में जुटे थे। मैंने सोचा अगर यही जॉब मिल जाए तो यहाँ से कैलकाटा अपने घर जाना भी आसान रहेगा, और हुआ भी ऐसा। दिल्ली में इंटरव्यू के बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो देखा मुझे भिलाई जाना है। तो देखा आपने, किस्मत की ट्रेन मुझे वाकई भिलाई ले आई। 5 जुलाई 1956 को मैंने भिलाई स्टील प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। बाद में सेल और सेल की दूसरी इकाइयों में भी रहा, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने भिलाई को लीड करने का मौका मिला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर ERC शेखर है। मैं दक्षिण भारत से हूँ। IISc बैंगलोर से मेटलर्जी में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद जब मुझे UPSC के थ्रू भिलाई भेजा गया तो मन में कई सवाल उठ रहे थे कि वो कैसी जगह होगी, वहाँ कैसे लोग मिलेंगे। खैर 3 जुलाई 1956 को जब मैं भिलाई पहुँचा तो सब लोगों की तरह मैं भी दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतरा। बाहर आया तो टांगे वाले ने पूछा, भिलाई हाउस? मैंने कहा यस, लेकिन जोरों की भूख लगी हुई थी। पास ही में एक छोटी सी टपरी के पास एक होटल था। वहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं था, हाँ गर्मा गर्म दूध उबल रहा था और जलेबियाँ छानी जा रही थी। यहाँ पहली बार मैंने छत्तीसगढ़ की दूध जलेबी का जायका चखा। तब हम लोगों को सेक्टर 1 में मकान अलॉट हुआ। हम 4 ग्रेजुएट इंजीनियर एक साथ एक मकान में रहते थे। तब तो रात दिन का पता नहीं चलता था और हम लोग बस अपने काम में डूबे रहते थे। भिलाई के बाद मैंने सेल की दूसरी यूनिट में भी कई जवाबदारी संभाली और खुशकिस्मती से मुझे 2 बार मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने भिलाई को लीड करने का मौका मिला। जय जोहार, मोर नाम शिवराज जैन हरे, एक छत्तीसगढ़िया इंजीनियर। राजनांदगांव में पला बड़ा। इंजीनियरिंग करने के बाद 26 मार्च 1956 को भिलाई स्टील प्रोजेक्ट से बुलावा आ गया। सौभाग्य से मैंने भिलाई में जनरल मैनेजर की जवाबदारी निभाई और फिर पहला मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना। बाद के दौर में मुझे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के चेयरमैन का दायित्व भी निभाने का मौका मिला। भिलाई ने हमारे देश की बुनियाद को मजबूत तो किया ही है, साथ ही छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान भी दिया है। सर मुखर्जी सर आ रहे हैं। अच्छा बिब्लेंदु मुखर्जी। अरे बिब्लेंदु मुखर्जी, आने दीजिए। अंकल सर कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम बिमलेंदु मुखर्जी है। जब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट आकार ले रहा था तब सबसे पहली जरूरत थी कच्चा माल यानी आयरन ओर की। मेरी एक खुशकिस्मती थी कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM की ओर से चीफ जियोलॉजिस्ट के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई दिल्ली राजरा खदान को तैयार करने की। और फिर हमने अपनी ड्रिल मशीन तो हाथियों में सवार कर भेज दी थी, मगर जब हम दुर्ग से अपने वाहनों में निकले तब दिन की चिलचिलाती धूप के बीच कुसुमकसा के आगे घने जंगल में घंघोर अंधेरा था। कई जगह तो हमें अपनी मोटर की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ा था। खैर 3 मई 1955 की सुबह हमने राजरा की पहाड़ियों में तिरंगा झंडा फहराया और खदान डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद आने वाले दिनों में नंदिनी की लाइमस्टोन और हिर्री की डोलोमाइट जैसी खदान भी डेवलप की गई। अब तो राव घाट से भी आयरन ओर आएगा। देखिए मित्रा साहब, वो भी क्या दिन थे जब हम लोग USSR यानी तब के रशिया से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। कंस्ट्रक्शन के काम के बीच प्रोडक्शन शुरू करना भी चुनौती थी, लेकिन हम लोगों ने इस पर भी विजय पा ली। देखिए हमारी कोक ओवन बैटरी 1 और हमारे मजदूर साथियों ने पहली बैटरी में ऊपर तक कोयला सीढ़ियों के सहारे पहुंचाया था। अब तो हमारी 11 बैटरियां हैं और सभी फुली ऑटोमेटेड। यहाँ हम ब्लास्ट फर्नेस के लिए कोल को कोक में तब्दील करते हैं। देखिए मिस्टर शेखर, आपने तो ज्यादातर वक्त ब्लास्ट फर्नेस में गुजारा है। याद है आपको जब हम लोगों के पास आधुनिक गैस मॉनिटर नहीं होते थे? अरे हाँ, याद है आप लोगों को।
उस समय हम गैस की मौजूदगी का पता करने के लिए कबूतर को पिंजरे में बंद कर उसे गैस एरिया ले जाते थे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा तब हालात कैसे हुआ करते थे। अक्सर जब हम लोग घर लौटते थे तो हमारे पूरे कपड़े ऑयल ग्रीस और कोयले की धूल से सने होते थे और घर के बाहर मिट्टी का तेल रखा होता था जिससे हम अपने हाथों में लगे ऑयल ग्रीस को साफ करते थे। उस दौर में तो हमने पहली बार ब्लास्ट फर्नेस की चिल होने की चुनौती का भी सामना किया। आप लोगों को तो याद है जब हमारे पास सिर्फ एक स्टील मेल्टिंग शॉप यानी SMS हुआ करती थी। यहाँ हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर आगे ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल भेजते थे जहाँ से आगे फिनिश प्रोडक्ट जैसे रेल, वायर रॉड, मर्चेंट प्रोडक्ट्स आदि बनते थे। बिल्कुल ठीक कहा ओझा सर आपने। फिर हमारे प्लांट का 40 लाख टन एक्सपेंशन का दौर आया और SMS2 के साथ कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस आया, साथ ही आई प्लेट में। अब भिलाई को अत्याधुनिक SMS3 मिल चुका है जहां कास्टर से सीधा ब्लूम बिलेट बनाना और भी तेजी से हो रहा है। मैंने भिलाई स्टील प्लांट में ज़्यादा वक्त रोलिंग मिल में बिताया है। रेल मिल हमारा गौरव था, है और रहेगा, और अब तो हमारी आधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल भी आ गई है जहां हम दुनिया की सबसे लंबी पटरियां यानी अब सीधे 130 मीटर लंबी पटरियां बना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1960 को हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हमारी पहली रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल शुरू हुई थी। तब का दिन है, आज 62 साल हो चुके हैं। हम इन 6 दशकों में इतनी पटरियां बना चुके हैं कि इन्हें पूरे 14 बार हम हमारे ग्लोब में लपेट सकते हैं। कितना सुकून देती है हमारे भिलाई की तरक्की। सर दिमशित सर आ रहे हैं। दिमशित सर अरे दिमशित सर। जी हाँ, कुछ ही देर में हमारे बीएड के चीफ इंजीनियर VI दिमशित सर और मैं हूँ उनका दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर विष्णु प्रभाकर तोप खाने वाले। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने रशियन भाषा कैसे सीखी, तो सुनिए। मैं बिलासपुर कोनी का रहने वाला। हमारे स्कूल में तब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता आए थे और अपने संदेश में हम लोगों से भविष्य में पढ़ाई पूरी कर भिलाई स्टील प्लांट में सेवा देने का आह्वान किया था। तो जैसे ही मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, मैंने घर में एक झोले में अपने कपड़े रखे और सीधा भिलाई आ गया। तब मुझे लोगों की नकल उतारने में बड़ा मजा आता था। ऐसे करते करते मैं भिलाई में रशियन लोगों के हाव भाव और उनकी भाषा समझने लगा। तब कोक के रशियन एक्सपर्ट TN खखलोवा की पत्नी स्वेतलाना खखलोवा मुझे अपना बेटा मानने लगी और उनके साथ रहते रहते मैं इस हद तक रशियन सीख गया कि मुझे सपने भी रशियन में आने लगे। और मैं ही क्या, तब 80 के दौर तक तो हमारे भिलाई में इतने रशियंस हो गए थे कि हमारे बोरिया बाजार सेक्टर 6 व सेक्टर 10 के बहुत से व्यापारी और फल सब्जी वाले भी हल्की फुल्की रूसी बोलने और समझने लग गए थे। हम लोग तो रूसी भाषा की क्लास भी लगाया करते थे। खैर, BSP से मैं 1990 में रिटायर हुआ तो भी मेरे रूसी ज्ञान ने मुझे घर बैठने नहीं दिया। अगले ही दिन से फिर मैंने रूसी इंटरप्रेटर की जवाबदारी संभाल ली थी। तो ये थी मेरी कहानी। अब हम सबके बीच कुछ ही देर में दिमशित सर आने वाले हैं। आप सभी भिलाई वासियों से अनुरोध है कि दिमशित सर का हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। Здравствуйте, господин Шехар, господин Фотеда, господин Джен, господин Ахуджа, господин Митра, господин Мукарчи. Здравствуйте, дорогие друзья. Как ваши дела? Я очень рад видеть вас здесь. Билай живет в моем сердце. В те дни большинство из вас проходили стажировку на Азовстале, Запорожстале, Кривом Роге и Магнитогорске. В то время произошел несчастный случай. Наш главный инженер Кротенков охотился на голубей в деревне Невай. Голубь, которого он застрелил, упал в пруд, и Кротенков полез в воду, чтобы его достать. Он был крупный мужчина, высокий почти 7 футов роста. Он зацепился за что-то в пруду и утонул. Это произошло в субботу 17 ноября 1956 года. После этого случая было решено направить нового главного इंजीनियर в город भिलाई। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है।
भिलाई तो मेरे दिल में बसा है। उन दिनों में तो आप में से ज़्यादातर लोग हमारे अजोस्टल, ज़प्रोजिया, क्रिवायरो और मग्नितागोर्स्क स्टील प्लांट में ट्रेनिंग ले रहे थे। तब भिलाई में एक दुखद घटना घटी। हमारे रूसी चीफ इंजीनियर एनजी क्रोतेन्कोव नेवाई गांव में परिंदों का शिकार कर रहे थे। तभी एक परिंदा तालाब में गिरा, जिसे लेने मिस्टर क्रोतेन्कोव तालाब में गए। वह करीब 7 फीट के ऊंचे पूरे भारी भरकम शख्स थे, लेकिन अनहोनी के चलते वह वही पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। यह वाकया शनिवार 22 दिसंबर 1956 का है। इसके बाद कुछ दिनों में भिलाई में नए चीफ इंजीनियर को भेजने का फैसला हुआ। Ну, так как мои коллеги тоже находились в тех же условиях, я быстро привык к погоде. В то время здесь не было ничего. Деревни были пусты, работали большие экскаваторы, которые копали огромные ямы. Сегодня здесь стоят большие дома, высокие здания, большой стадион, замковый мандир, который раньше назывался Читра-мандир. Здесь есть все. В то время мы мечтали о чистой питьевой воде. Прежде чем начинать строительство, нам необходимо было проводить разметку, Яков Сахимов, доменную печь и других целей. Если мы бы эту работу не сделали сами, нам бы пришлось забыть о строительной площадке. Когда меня направили в Индию, то мне говорили, что мы строим завод в маленькой городке под названием Дург. А мы его стали называть Друг. На самом деле, Дург стал для нам другом. С этими мыслями я с вами прощаюсь. До свидания. मैं उस वक्त डोनबास में था। मुझे सोवियत संघ सरकार की तरफ से भिलाई जाने का आदेश आया। वह 1957 की गर्मियों के दिन थे। जब मैं भिलाई पहुंचा, तब वह गर्मी तो मेरे जैसे -डिग्री में रहने के आदी इंजीनियर के लिए बेचैनी का सबब था। खैर, मेरे दूसरे साथी भी इसी मौसम में रह रहे थे, इसलिए मैंने भी खुद को यहाँ के मौसम में ढाल लिया। तब का माहौल मैं बताऊँ आपको, तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। गांव खाली हो रहे थे, हेवी मशीनरी से बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्टेडियम, आपका यह कला मंदिर ऑडिटोरियम, सब कुछ है। तब तो हम पीने के साफ पानी के लिए भी तरसते। तब यह धरती प्यासी थी, दरारों से भरी हुई। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पूर्व हमने यहाँ कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, पावर हाउस और अन्य वर्कशॉप्स की पट्टियाँ लगाई थी। अगर हमने ऐसा ना किया होता तो शायद हम खुद ही साइट को भूल जाते। मुझे मालूम हुआ था कि हमें दुर्ग नाम की एक छोटी सी जगह पर यह कारखाना बनाना है। हम रूसी लोगों ने दुर्ग को द्रुग कहना शुरू कर दिया था। द्रुग का रूसी भाषा में अर्थ होता है दोस्ती। हमने दुर्ग को वास्तविक द्रुग में बदल दिया था। सही मायनों में दुर्ग नहीं, यह हमारे लिए द्रुग ही है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। दस्विदान्यम। भिलाई की तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए मिलते हैं इनसे। मैं डॉक्टर गीता दास गुप्ता। भिलाई स्टील प्रोजेक्ट में डॉक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग मेरी हुई थी। 57 साल पहले 1956 में मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो यूपीएससी के थ्रू मुझे ऑप्शन दिया गया और मैंने भिलाई को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ मेरे पापा के साथ नागपुर में पुरतेसी काम कर चुके थे, जो यहाँ भिलाई में तब चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स थे। मैं भिलाई पहुँची तो 32 बंगला के बंगला नंबर 32 में अस्पताल और बंगला नंबर 31 में मेरे रहने का बंदोबस्त किया गया। तब हमारी डिस्पेंसरी वैन कैंप और कुर्सी पार जाती थी। फिर 1957 में डॉक्टर NL कल्ले, डॉक्टर मिस KB दवे व दूसरे कई डॉक्टरों की भर्ती हुई। इसी दौरान सेक्टर 1 में हमारा पहला अस्पताल भवन बना और 1959 में आमदी भाटा गांव की खाली जमीन पर हमारा अपना सबसे बड़ा अस्पताल बना, जिसे आज आप लोग जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सेक्टर 9 कहते हैं। हमारा नाम नलिनी श्रीवास्तव है।
वैसे तो हमारे से पहले श्रीमती राधा मेहता ने भिलाई महिला समाज बनाने की तैयारी कर ली थी और उनके जाने के बाद 1956 से हमने भी काम शुरू किया। सेक्टर 4 की बिल्डिंग में हम लोगों ने बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने और स्कूल भिजवाने का काम शुरू किया। फिर महिलाओं के लिए बच्चों की ड्रेस सिलने का काम सहित और भी सेवा कार्य शुरू किए। दिस इज प्रमीला नायर। मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उस वक्त अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी की जब हमारे कॉलेज में सारे बॉय स्टूडेंट्स के साथ मैं अकेली गर्ल स्टूडेंट थी। और इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन किया तो भी मैं यहाँ अपॉइंट होने वाली पहली भारतीय महिला इंजीनियर थी। मैंने मेकॉन में रहते हुए भिलाई की तरक्की में योगदान दिया। इन जिम्मेदार महिलाओं के लिए जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। हमारा भिलाई प्रतिभाओं को सिर्फ तराशता ही नहीं है बल्कि उन्हें जन्म भी देता है। अपनी शुरुआती दौर से अब तक भिलाई ने कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है जो अपने अथक परिश्रम और अपने काम की बदौलत भिलाई का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते हैं। आप इन्हें बखूबी पहचानते हैं। पद्मश्री जॉन मार्टिन नेल्सन। कौन परिचित नहीं है प्रख्यात शिल्पकार नेल्सन जी से। इस्पात नगरी भिलाई के सौंदर्यीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाथों से फिल्मी पोस्टर बनाने वाले नेल्सन ने इस्पात नगरी भिलाई की खनिज नगरी दिल्ली राजरा की आशा टॉकीज में संयोगवश पहली बार कुछ कलाकृतियां बनाई और तब से उनका सफर आज 50 साल से भी ज्यादा अरसा बीतने के बाद भी जारी है। इनकी बनाई विशालकाय प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ विधानसभा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, रायपुर का बूढ़ा तालाब सहित कई प्रमुख स्थलों पर देखी जाती है। हम इनके सुखद व स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अमिताभ जैन। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव का दायित्व कुशलतापूर्वक निभा रहे अमिताभ जैन 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। हम सभी के लिए यह गौरवान्वित करने वाला तथ्य है कि हमारे भिलाई स्टील प्लांट की खनिज नगरी दिल्ली राजरा में वर्ष 1981 में 11वीं परीक्षा में अमिताभ जैन तब के संयुक्त मध्य प्रदेश में टॉपर थे। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। IAS के तौर पर इन्होंने मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर तीजन बाई। न सिर्फ हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ बल्कि देश और दुनिया की शान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गुरु डॉक्टर तीजन बाई ने कला के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को छू लिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नवीन बुद्धि राजा जी को हर भिलाइयन जानता है। 1984 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 की स्टूडेंट नवीन जी ने तब IIT प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप कर इतिहास रच दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। हमें गर्व है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के 1980 बैच के स्टूडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी पर, जिन्होंने कई कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अनुराग बसु। भिलाई में पले बढ़े अनुराग बसु दादा से कौन परिचित नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 के पास आउट अनुराग बसु जी का सिनेमा हम सबको एक अलग दुनिया में ले जाता है। दादा को जितना हम भिलाई वाले पसंद करते हैं, दादा भी अपने भिलाई को कभी भी नहीं भूलते और अपनी हर फिल्म में कहीं ना कहीं भिलाई का जिक्र जरूर करते हैं। तो देखा आपने हमारे भिलाई का शून्य से अब तक के शिखर का सफर। लेकिन ये शिखर अंतिम नहीं है, अभी
अभी तो हमें सफलता के कई शिखर छूने हैं। हम गौरवान्वित हैं अपनी मातृ संस्था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को अस्तित्व में आए पूरे 50 साल हो चुके हैं। सेल के नेतृत्व में देश को मजबूत आधार देने का सिलसिला अभी भी जारी है। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी और हिंदुस्तानी। हेलो हेलो, कैसी लगी आपको प्रस्तुति? मैं भी भिलाई का ही प्रोडक्ट हूँ और भिलाई से मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं और सेक्टर 1 में रहता था मैं। भिलाई का ही मैं प्रोडक्ट हूँ, तो रोम रोम में भिलाई बसा हुआ है। और मुझे याद है कि मैं सेक्टर 1 स्कूल का छात्र था। उस समय हमारे एक सर थे, और नाम भी उनका याद आ रहा है, बेदूराम साहू सर। उन्होंने भिलाई के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, थोड़ी सी सुनाता हूँ मैं आपको कि जिंदाबाद भिलाई, अरे शाबाश भिलाई, होता रहे दौलत से तू आबाद भिलाई। तू जो ढालता है वो लोहा नहीं है सोना है, इसी सोने से मुल्क को महान होना है। तू इस देश की तरक्की का पैमाना है, तुझे दुआएं आज दे रहा जमाना है। तेरे इस पात ने इस देश को हिम्मत दी है, तेरे फौलाद ने ही हिंद को ताकत दी है। ये तेरी चिमनियाँ जो आसमान जाती हैं, तेरी बुलंदी की कहानियाँ वहाँ भी सुनाती हैं, वहाँ भी सुनाती हैं। जिंदाबाद भिलाई, शाबाश।